चलिए, तो अब आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ ऑसबॉर्न चैप्टर नंबर 2। देखो, ऑसबॉर्न करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले ही प्योर स्ट्रेटेजीज क्या होती है, मिक्स स्ट्रेटेजीज क्या होती है, सीक्वेंशियल गेम क्या होती है, सब गेम क्या होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है, मैं ऑलरेडी सारा पहले ही करा चुका हूँ। आपको कॉलेज में क्यों समझ नहीं आया ये चैप्टर? क्योंकि आपके कॉलेज के टीचर ने विद ड्यू रिस्पेक्ट सीधा इसी से शुरू कर दिया। तो हमने आपको पहले पूरा प्योर स्ट्रेटेजी समझा दिया, मिक्स स्ट्रेटेजी समझा दिया, सब गेम समझा दिया, सीक्वेंशियल गेम समझा दिया, साइमल्टेनियस गेम समझा दिया। तो अब आपको ये सारी चीजें समझने में बहुत सुविधा रहेगी। और मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आइए मैं एक एक टॉपिक आपके साथ पढ़ता जाऊंगा और यहाँ पर बनाता जाऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी गेम्स के बारे में आपकी रीडिंग्स क्या कहती है ऑसबॉर्न, आइए पढ़ते हैं जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। पढ़िए, अ स्ट्रैटेजी गेम, पढ़ते जाएंगे मेरे साथ। A strategy game is a model of interacting decision makers, that is players. Each player has a set of possible action. It is to be studied as follows. A strategy game with ordinal preferences consists of a set of payoffs, for each player a set of action, and for each player preferences over the set of action. Time is absent from the model. The idea is that each player chooses her action once and for all, and all the players choose their activities simultaneously. That is, no player is informed when she chooses her action and when it is chosen by the other player. अब आप फिर मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक गेम खिलाई थी से प्रिजनर्स डिलेमा, एक गेम खिलाई थी से बैटल ऑफ द सेक्सेस, एक गेम खिलाई थी रॉक पेपर सीजर। अरे तो वही तो है स्ट्रैटेजी गेम, जिसमें प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के पास पे ऑफ होते हैं और वो साइमल्टेनियसली खेलते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं और एक ही बार डिसीजन लेते हैं, चेंज नहीं करते। या तो आप फिंक करते थे, या तो आप साइलेंट रहते थे, या तो आप बैले जाते थे, या तो बॉक्सिंग करते थे, या तो रॉक पेपर सीजर में से कोई एक चुन लेते थे। सो साइमल्टेनियसली चुनते थे, एक ही बार ही चुनते थे। तो यही स्ट्रेटेजिक गेम है। अब आप बताओ, गेम खेले बिना मैं आपको ये डिफाइन करा दूं, आप कहोगे भाई साहब बोलना क्या चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत आती थी। तो अब आपने जो डेफिनेशन देखी स्ट्रेटेजिक गेम की, आई थिंक दैट्स क्वाइट रिलेटेबल। ठीक है, आगे चलते हैं आपकी रीडिंग्स में। आपकी रीडिंग फिर क्या कहती है? आपकी रीडिंग इसके बाद एक एग्जाम्पल देती है, और वो एग्जाम्पल देती है प्रिजनर्स डायलेमा का। तो प्रिजनर्स डायलेमा का तो मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल करा चुका हूं। ठीक है, तो मैं इसका अगला वाला एग्जाम्पल आपको कराता हूं, वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। तो मैं अब ये एग्जाम्पल के लिए आपके लिए चलूंगा, और एग्जाम्पल है वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। तो मैं ये आपके लिए पूरी गेम पढ़ता हूं, बनाता हूं, आप आराम से एंजॉय कीजिए। आपको ये सब कुछ आता है, बस आपको इसके तरीके से समझना है। इट्स लाइक अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आओ पढ़ो, वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। अब जो जो वो लिख रहा है मैं पढ़ते जाता हूं, आप मेरे साथ लिखते जाना। कहते हैं यू आर वर्किंग विद अ फ्रेंड ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बना रहे हो। ईच ऑफ यू कैन आइदर वर्क हार्ड और गूफ ऑफ। तो अब आपके पास आपके और आपके फ्रेंड के पास दो ऑप्शन है, या तो आप वर्क हार्ड करो या गूफ ऑफ कर दो। ठीक है, लाइटली ले लो। कहता है इफ योर फ्रेंड वर्क्स हार्ड एंड देन यू प्रेफर टू गूफ ऑफ, the outcome of the project would be better if you worked hard too, but the increment in its value to you is not worth the extra effort. हमें गेम का जो रूल बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अगर आपका फ्रेंड वर्क हार्ड करे लेकिन आप गूफ ऑफ कर दो, तो काम बन जाएगा, लेकिन काम और बेहतर बन जाता अगर दोनों वर्क हार्ड करते। लेकिन साथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास इंसेंटिव नहीं है टू वर्क हार्ड, इसलिए यू आर लेटिंग द अदर गाय टू गूफ ऑफ। अब मुझे बताओ, सामने वाले के लिए भी तो सेम होगा कि वो आप वर्क हार्ड कर लो और वो गूफ ऑफ कर ले, और अगर वो वर्क हार्ड करता तो इवन बेटर हो जाता। अब आप खुद सोचो, बिना खेले आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, डोंट यू थिंक इसके पास भी अगर गेम के रूल्स के हिसाब से जाए तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है? गूफ ऑफ। उसके पास भी क्या है? गूफ ऑफ। तो अल्टीमेटली नैश इक्विलिब्रियम क्या आएगा? गूफ ऑफ। ठीक है, ये पहले ही सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको पहले ही आती है सारी गेम्स। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, मैं पढ़ते जाता हूं, लिखते जाता हूं, आपके लिए बना भी दूंगा पूरी गेम आपकी रीडिंग्स के हिसाब से। अब क्या कहता है, पढ़ो। कहते हैं यू प्रेफर द आउटकम ऑफ यू बोथ वर्किंग हार्ड टू द आउटकम ऑफ यू बोथ गूफिंग ऑफ, एंड द वर्स्ट आउटकम फॉर यू इज दैट यू वर्क हार्ड एंड योर फ्रेंड गूफ्स ऑफ। तो यानी वही वाली बात है कि आपके लिए उल्टा हो जाएगा। सो कहता है अब इसके लिए एक वो बनाते हैं, पे ऑफ टेबल बना लो भाई। ये हो गया आपका प्लेयर ए, ये हो गया प्लेयर बी। प्लेयर ए कहता है मैं वर्क हार्ड करूंगा और या तो गूफ ऑफ कर लूंगा,
और प्लेयर ए के लिए भी, बी के लिए भी यही है और ए के लिए भी यही है. आइदर ही कैन वर्क हार्ड और ही कैन goof ऑफ. ठीक है, रूल्स एक बारी दोबारा पढ़ लो. If your friend works hard, then you prefer to goof off. The outcome of the project would be better if you worked hard too. But the increment in the value to you is not worth the extra effort. आपको यह है कि सामने वाला मेहनत कर ले, मैं चुपचाप बैठ जाऊं. हालांकि दोनों करते तो और बेटर आता, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना भी बेटर नहीं आ रहा कि मेरी मेहनत की जरूरत है. सेकेंड रूल, यू प्रेफर द आउटकम ऑफ यू बोथ वर्किंग हार्ड टू द आउटकम ऑफ यू बोथ गूफिंग ऑफ. लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए कि बोथ गूफ ऑफ कर लें या बोथ वर्कआउट हार्ड वर्क कर लें, तो यू विल प्रेफर बोथ वर्किंग हार्ड. एंड द वर्स्ट आउटकम फॉर यू इज दैट कि आप तो मेहनत करो, सामने वाला ना करे, वो आपकी एक्सप्लॉइटेशन कर दे. उसके बेसिस पर हम कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं. 2 2 3 0 0 3 1 1 लिखो. अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये वैल्यूज कैसे डाली. आप भी डाल सकते हो, बताता हूं कैसे. ये दोनों क्या है, वर्क हार्ड. दोनों वर्क हार्ड और दोनों गूफ ऑफ. आपने रूल में क्या पढ़ा था, दोनों के लिए दोनों का वर्क हार्ड बेटर है कि दोनों का गूफ ऑफ. वर्क हार्ड, तो इसलिए दो दो इसमें और इसमें एक एक. और इसमें क्या है, वर्क हार्ड गूफ ऑफ. वर्क हार्ड गूफ ऑफ, तो जो वर्क हार्ड कर रहा है उसे 0 मिल रहा है, जो गूफ ऑफ कर रहा है उसे 3. आप कोई भी वैल्यू डाल लो. अब नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, जो मैंने तरीका सिखाया हुआ है. आइए, प्लेयर 1 को लगा ये वर्क हार्ड करेगा, तो बताइए प्लेयर ए को लगा प्लेयर बी वर्क हार्ड करेगा. सो प्लेयर ए क्या करे, वर्क हार्ड या गूफ ऑफ. गूफ ऑफ. प्लेयर ए को लगा ये गूफ ऑफ करेगा, तो ये भी ये गूफ ऑफ करेगा, तो ये क्या करे, गूफ ऑफ. इसकी डोमिनेट स्ट्रेटेजी हो गई. प्लेयर बी को लगा ये वर्क हार्ड करेगा, वर्क हार्ड, ये गूफ ऑफ. गूफ ऑफ. इसको लगा ये गूफ ऑफ करेगा, तो ये क्या करे, वर्क हार्ड या गूफ ऑफ. गूफ ऑफ. तो आप बताइए नैश इक्विलिब्रियम क्या निकला, बोथ गूफ ऑफ. इतनी छोटी सी चीज आपको कॉलेज में समझा नहीं पा रहा था टीचर, क्योंकि वो डेफिनेशनों में लगे हुए. इसमें ऐसे दिखा दो, ऐसे फंक्शन दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो. अरे भाई मतलब मुद्दे की बात बताना भाई. आपको गेम ऑलरेडी खेलनी आती है ये, क्योंकि पहले ही आपको हमने तैयार कर दिया वैसे. ये वाला क्लियर. अब वो इसमें ना और एग्जांपल देता है, कहता है ये जो वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट है ना, ये आप रिलेट कर सकते हो एक डुओपोली के साथ. मैंने कहा भाई डुओपोली के साथ कैसे, तो बताते हैं कैसे. आप बताओ डुओपोली कौन सी मार्केट होती है, मोनोपोली कौन सी मार्केट होती है, सिंगल सेलर. डुओपोली होती है जहां पे 2 सेलर हो. आप इस पर भी बेतहाशा गेम खेल चुके हो. आइए एक इमेजिनरी गेम बनाते हैं, फर्म ए फर्म बी. ठीक है, प्राइस हाई लो, प्राइस हाई लो. अब इसी की तरह मैं तर्ज पे बना देता हूं कि दोनों का हाई ज्यादा होता और दोनों का लो बेकार, अपने से इमेजिनरी वैल्यू. और अगर इधर से देखें तो ये अगर लो चार्ज कर रहा है और वो हाई, तो इसको ज्यादा फायदा, नहीं तो उसको ज्यादा फायदा. जो लो ज्यादा चार्ज कर रहा है उसको ज्यादा फायदा दे दो. अब सेम आउटकम निकलेगा. देखो आप, अगर फर्म ए ने सोचा फर्म बी हाई खेलेगी, हाई चार्ज करेगा, तो हाई हाई या लो. इसने सोचा वो लो चार्ज करेगा, हाई या लो, लो. उसने सोचा ये हाई चार्ज करेगा, हाई या लो, लो. फर्म बी ने सोचा ये लो चार्ज करेगा, ये भी लो. तो आपका फिर आंसर क्या आ गया. तो आपकी रीडिंग ऑसबॉर्न ये समझाना चाह रही है कि जैसे वर्किंग एज अ जॉइंट ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट की तरह, यू कैन यूज सच गेम्स in number of other incidences like duopoly and other things. prisoner dilemma का भी एग्जांपल डाला हुआ. ठीक है जी, ये समझ आ गया सबको. आओ जी आगे बढ़ते हैं. अब इसने एक अलग तरीके का एग्जांपल लिया है. कहता है इस एग्जांपल में रूल्स अलग तरीके से जाएंगे, तो आपको नए तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. देख लेते हैं भाई, ये समझ आ गया, मिटा दूं. तो मैं अब 2.1 खत्म कर चुका हूं, डेफिनेशन. 2.2 एग्जाम्पल खत्म कर चुका हूं. अब मैं चला 2.3 पर, बैकवर्ड वैकेंसी. ये ना बेसिकली म्यूजिक की फॉर्म्स है. तो आइए मैं अपने हैंड रिटन वाले से आपको पढ़ देता हूं और बना देता हूं गेम. पढ़िए. 2 people wish to go out together. 2 concerts are available. One of music by Bach, one is by Stravinsky. One person prefers Bach, other person Stravinsky. If they go to different concert, each of them is equally unhappy. अरे don't you think battle of the sexes है ये. ठीक है, तो अब इसके लिए बना दो.
ये लो, बैक स्ट्रोवेकेंसी, बैक स्ट्रोवेकेंसी, प्लेयर ए प्लेयर बी, 2-1, 0-0, 0-0, 1-2। तो ये वही हो गया ना कि अगर दोनों अलग अलग जाएंगे तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ को एक ही जगह जाना था, डेट एक साथ करना था। अब सपोज एक को ये पसंद है, दूसरे को वो पसंद है, तो जिसको पसंद है उसको ज्यादा मिल जाएगा, दूसरे को एक पॉइंट मिल जाएगा, जस्ट टू बी टुगेदर। बट ये समझने के लिए ना बड़ा दिमाग चाहिए आपको, पुरानी क्लासेस अच्छे से आनी चाहिए। अगर पुरानी क्लासेस अच्छे से आती है, इट्स लाइक पीस ऑफ केक फॉर यू। यहां तक क्लियर? अब खेलते। तो सपोज प्लेयर वन ने सोचा कि ये बैक करेगा, तो ये भी इधर जाएगा। उससे सोचा ये वहां जाएगा, तो फिर ये भी इधर जाएगा। प्लेयर बी ने सोचा कि ये बैक जाएगा, तो ये भी इधर जाएगा। उसने सोचा ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो आपका ऑसबॉर्न पता है क्या सिखाना चाह रहा है? पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू वो सिखाना चाह रहा है कि एक ही यूनिक नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है डोमिनेंट स्ट्रेटजी के साथ। और सेकंड एग्जाम्पल से वो क्या सिखाना चाह रहा है कि देयर कैन बी टू नैश इक्विलिब्रियम्स एज वेल। मुद्दे की बात बता नहीं रहा, इधर उधर से गेम खिला रहा है। क्लियर? ये है आपकी रीडिंग, सिखाते जाता हूं। ये देखो, ये क्लियर? चलिए अब आते हैं जी थर्ड वन, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल। अब कहता है भाई साहब एक और भी केस हो सकता है। मैंने कहा तू बता भाई क्या क्या केस हो सकते हैं, तू बता। तो अब एक और गेम खिला रहा है, कहता है मैचिंग पेनिस खेलो। खेल लेते हैं भाई मैचिंग पेनिस, आइए पढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है, तो मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ लो। कहता है टू पीपल चूज साइमल्टेनियसली वेदर टू शो द हेड और टेल। अच्छा भाई, ये हो गया प्लेयर वन, ये हो गया प्लेयर टू। या तो हेड आएगा या वो पिक करेगा, मतलब या तो टेल पिक करेगा, या तो हेड पिक करेगा, या तो टेल पिक करेगा। अब कहता है पढ़ो रूल पढ़ो। इफ दे शो द सेम साइड, पर्सन टू पेज पर्सन वन $1। ठीक है? इफ दे शो डिफरेंट साइड, पर्सन वन पेज पर्सन टू $1। हाउ वुड द पे ऑफ वुड लाइक टू बी? यार इसका मतलब क्या है वो समझो। हेड हेड आ गया, ठीक है, टेल हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल टेल आ गया। अब रूल पढ़ना दोबारा। इफ दे शो द सेम साइड, ठीक है, कहता है टू पीपल चूज साइमल्टेनियसली, तो उन्होंने आपस में सिक्का उछाला, हेड और टेल बोला, दोनों का अगर सेम आ जाता है, इफ दे शो द सेम साइड, पर्सन टू पेज पर्सन वन $1। और अगर दोनों अलग अलग आ जाता है तो पर्सन वन पेज पर्सन टू $1। अरे डोंट यू थिंक या तो दोनों एक जैसे आएंगे हेड, या टेल हेड आएगा, तो ये तो दोनों का ही नुकसान है कभी ना कभी। तो सेम आएगा तो पर्सन टू का नुकसान है, अलग आएगा तो पर्सन वन का नुकसान है। अरे कभी इसमें तो हो ही नहीं सकता आपका नैश इक्विलिब्रियम। ये कौन सा गेम खेला था हमने? रॉक पेपर सीजर। आप चाहो तो खेल के देख लो। इसने सोचा ये हेड बोलेगा, तो आप बताओ ये हेड बोले या टेल बोले? हेड। इसने सोचा वो टेल बोलेगा, तो इसने टेल बोल दिया। अब उसने सोचा ये हेड बोलेगा, तो ये क्या बोलेगा? टेल। उसने सोचा ये टेल बोलेगा, तो ये क्या बोलेगा? हेड। नो नैश इक्विलिब्रियम। ये जो मैंने आपको बेसिक सिखाए ना, ये उसको अमली जामा पहना रहा दूसरे तरीके से। कह रहा जी ऐसे खेलो। अरे तू गेम खेलना ही सिखाते भाई, जबरदस्ती की बातें क्या कर रहा है, कहानियां क्या बना रहा है? लो भाई ये गेम भी खत्म हो गई आपकी। बढ़ू आगे। ये था मैचिंग पेनीज। बढ़ू आगे, बढ़ू। अब कहते हैं एक और टाइप की गेम है। ये गेम मैं मानता हूं वाकई में बढ़िया है, ये आपको थोड़ा सा मजा आएगा करने में। दिस इज कॉल्ड स्टैग हंट। ये गेम अलग है, ये इसमें है कुछ मतलब मजेदारी वाली बात। आई रियली होप आप इंजॉय कर पाओ इसको। आइए पढ़ते हैं, एक बारी नोट्स में से पढ़ लें। स्टैग हंट, एक मिनट बेटा। ये ना एग्जाम्पल 4 करके मैंने दिया हुआ है, पेज 9 पर आ जाओ। मैंने ना इसका क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसने थ्योरी लिखी हुई है, मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहा हूं आपको। पेज 9 पर आ जाओ, एग्जाम्पल 4 नंबर दिखेगा, ठीक है? पढ़िए। ईच ऑफ ग्रुप ऑफ 10 हंटर्स हैज टू ऑप्शन, आइदर टू कैच अ स्टैग और हेयर। ध्यान से समझना, ये मिल गया सबको? चलो पढ़ो। कहते हैं ईच ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 हंटर्स हैज टू ऑप्शंस। तो बेटा आपके पास ना दो ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2, दोनों में 10-10 हंटर्स हैं।
आगे पढ़िए। सो कहते हैं ईच ऑफ ग्रुप ऑफ 10 हंटर्स हैज टू ऑप्शंस आइदर टू कैच अ स्टैग और हेयर। तो ये दोनों ही, चाहे तो स्टैग को कैच करें या तो हेयर को कैच करें। आगे पढ़िए। इफ एटलीस्ट 5 और मोर हंटर्स परस्यू द स्टैग दे कैच इट। तो दोनों ही में से 5 और मोर अगर एक ही चीज पे जाएं तो दे कैन कैच अ स्टैग। आगे पढ़े। कहते हैं कैप्चर स्टैग इज शेयर्ड इक्वली बाय दोज हु कैच इट। अब ये ध्यान से, सपोज 6 लोगों ने मिलकर कैच करा तो जो भी स्टैग ये कैच करेंगे इसमें इक्वली बढ़ जाएगा, दो दो इससे, मतलब 3 इससे बढ़ जाएंगे उसके। 6 लोगों में वो स्टैग बढ़ गया। आई शुड बी सेइंग 6 लोगों में ऐसे बढ़ गया, ए को मिल गया, बी को मिल गया, सी को, डी को, ई को और एफ को। आगे पढ़े। कहते हैं दोज हु गो आफ्टर हेयर गेट द होल हेयर। और जो लोग बाकी के, सपोज 4 लोग हेयर के लिए गए, उनको पूरा हेयर मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। What will be the Nash equilibrium of this strategy game if each hunter prefers 1/10 of stag than a hare? लेकिन हम सब ये मान के चल रहे हैं कि ये जितने भी शिकारी हैं ये प्रेफर कर रहे हैं 1/10 ऑफ स्टैग ओवर हेयर। तो मैं एक बार रूल्स आपको दोबारा से समझा देता हूं एंड देन वी गोना प्ले एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए शॉर्ट में एक बार कहानी दोबारा बता देते हैं। सपोज यू हैव 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप भी मान सकते हो, गेम में फर्क पड़ेगा नहीं। 10 लोगों का ग्रुप है एक, ठीक है। उसमें ये स्टैक पकड़ने के लिए भी जा सकते हैं और हेयर पकड़ने के लिए भी जा सकते हैं। अगर 5 या 5 से ज्यादा बंदे, इट कुड बी 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टैक पकड़ने गए तो पक्का कंफर्म है स्टैक पकड़ लाएंगे। और अगर ये स्टैक पकड़ लाए तो इक्वली बढ़ जाएगा सब में। तो अगर 10 लोग पकड़ के लाए तो 1/10 बढ़ेगा, 5 लोग पकड़ के आए तो 1/5 मिलेगा सब, 6 लोग पकड़ के आए तो मतलब पूरा उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर सपोज 6 लोग स्टैक पकड़ने गए हैं तो ये बताओ स्टैक पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे? पकड़ पाएंगे। कंडीशन ये कहती है 5 या मोर अगर गए तो वो पकड़ लेंगे। अगर 6 लोग गए स्टैक पकड़ने तो बाकी 4 जो है वो क्या पकड़ने जाएंगे? हेयर। एंड हम मान रहे हैं वो पकड़ लेंगे हेयर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फर्दर कंडीशन लगा दी है कि जितने भी लोग ये हैं, जितने भी ये शिकारी हैं, दे प्रेफर 1/10 ऑफ स्टैक ओवर हेयर। ठीक है, आओ पढ़ते हैं आगे। चलो करें शुरू आगे का। चलिए देखिए, अब कहता है, पढ़ना ध्यान से बेटा, एक मिनट, ये पढ़ते जाना बेटा मेरे साथ। कहता है कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन ऑल द हंटर्स आर कैचिंग देयर स्टैग। ठीक है, 10 के 10 चले गए बेटा। अब आप बताओ अगर 10 के 10 लोग ही चले गए तो स्टैग तो पकड़ लाएंगे और सबको कितना मिलेगा? 1/10। पढ़ते जाओ। So consider a situation when all the hunters are catching this stag, hence each will get 1/10 of the stag. No player has an incentive to, because by deviating he gets a hair, and hence this is a Nash equilibrium. ये Nash equilibrium क्यों है? क्योंकि इनको सभी को 1/10 at least of stag is better for them than a hair, तो they'll stick to it. This is a Nash equilibrium. आगे बढ़े। कहता है consider another situation when 9 hunters are catching the stag and one is catching the hare. अब 9 जो है वो स्टैग के लिए गए, 1 जो है वो हेयर के लिए गया। देखिए, तो कहते हैं द हंटर्स कैचिंग द स्टैग गेट 1/9 ऑफ द स्टैग। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 लोगों को 1/9 ऑफ स्टैग मिल जाएगा, विच इज मोर देन 1/10। तो कहते हैं if any one of them deviates get a hair which is less than they prefer. So but the person who is hunting a hare has an incentive to deviate, because by deviating he gets 1/10 of stag which is more favorable than a hare. अब हुआ क्या मेरा बच्चा, ये तो डिवेट करेंगे नहीं। वाई? बिकॉज 1/9 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1/10। लेकिन जो बंदा हेयर के लिए गया है उसे पता है यार अगर मैं अकेला हेयर का शिकार कर भी लूं और अगर इनके साथ टीम अप कर जाता तो ही वुड हैव गॉट 1/10 ऑफ स्टैक। तो उसको डिविएट करने के लिए पॉसिबिलिटी है, इसलिए दिस सिचुएशन इज नॉट नैश इक्विलिब्रियम। और मैंने बोला था नैश इक्विलिब्रियम कब होता है? जब सबके सब बेस्ट अपना अचीव करें। तो पढ़िए। सो कहता है so hence this is not a Nash equilibrium. कहता है similarly a situation where 5 or more and 5 or less hunters are hunting the stag and a hare respectively can be a Nash equilibrium. Consider situation where 4 hunters are hunting the stag and 6 hunters are hunting a hare. अब ध्यान लगाना, 4 गए स्टैग के लिए और 6 गए हेयर के लिए।
पढ़ना ध्यान से। कहता है कंसीडर अ सिचुएशन वेयर 4 hunters are hunting the stag and 6 hunters are hunting a hare. Now each of these 4 hunters will have an incentive to deviate and catch a hare as they get something rather than nothing. आप बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये 4 गए they won't be able to get a stag, क्योंकि कंडीशन थी 5 या 5 से मोर, तो फिर ये डिविएट कर जाएंगे। इनके लिए अब ऑप्शन क्या है? टू गो फॉर हेयर। एटलीस्ट 1 हेयर इज बेटर देन हैविंग 0 स्टैग। पढ़िए। So, कहते हैं consider a situation where 4 hunters are hunting the stag and 6 hunters are hunting a hare. Now, each of these 4 hunters will have an incentive to deviate and catch a hare as they get something rather than nothing. Hence, this can't be a Nash equilibrium. Similarly, no other situation would be a Nash equilibrium where 1, 2 or 3 hunters are hunting the hare. तो obviously वही बात हो गई कि भाई डिपेंड करेगा आपके पर्टिकुलर केस स्टडी पर, केस पर, कि वेदर आपको वो नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं। देखते हैं हमको समझ आया कि नहीं। आप बताओ अगर मैं आपको बोलूं 8 लोग स्टैग के लिए गए, 2 लोग हेयर के लिए, विल इट बी एन नैश इक्विलिब्रियम? आप बताओ जो 8 गए वो तो स्टैग पकड़ लेंगे, उनको तो 1/8 स्टैग मिल जाएगा, और जो 2 गए उन्हें क्या मिलेगा? हेयर। उन्हें पता है अगर वो भी इनके साथ पार्टिसिपेट कर लेते तो दे वुड हैव गॉट 1/10 ऑफ द स्टैग। अब बच्चा कहता है अगर उसमें से एक गया, एक को भी 1/9 तो मिल ही जाता, which is again better than having hair. तो that's not a Nash equilibrium because वो लोग जो hair के पीछे गए हैं they have a great incentive to go for stag. Clear? अब इसमें एक और केस है, वो आप सॉल्व करोगे अभी मेरे साथ, और मैं आपके डाउट्स लेता हूं फिर। केस 2 करके है, देखो पढ़ो पेज नंबर 11 पर। Now suppose all the hunters are hunting the stag, then each gets 1/10 of stag. So at least one person had an incentive to deviate it by he can get 1 hair, which is preferred over 1/10 of stag. Hence this can't be a Nash equilibrium. तो बेसिकली उसी सिचुएशंस को उसने फर्दर एक्सप्लेन किया है। तो आपसे विनती, अभी मैं टाइम दूंगा, आप आराम से इसको पूरा पढ़ लेना, कोई भी डाउट है पूछ लेना। और उसके बाद एग्जाम्पल 5 में बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन बना के दिया हुआ है, और ये भी अभी आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। इट्स आपको आता है ऑलरेडी, ये मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। तो अब आप सभी से विनती है, आप एग्जाम्पल नंबर 4 जो स्टैग हैंड का था, 5 जॉइंट प्रोजेक्ट विद बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, और एग्जाम्पल नंबर 6 टॉम एंड जेरी, ये भी हंट के लिए गए हैं। ये आपको अब सॉल्व करना है और फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। शुरू करें। बिल्कुल लास्ट में दिए हुए 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, 5, 6, पूरा बढ़िया से पढ़िए, सॉल्व करते जाइए, और डाउट्स में एक साथ लेता हूं फिर आपके। कम ऑन गाइस, शाबाश।